ओके, चलिए नोबल गैसेस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोबल गैस Helium. एटॉमिक नंबर, Helium. Two. नेक्स्ट Neon. Neon. Ten. नियॉन, एटॉमिक नंबर, 10. नेक्स्ट Ten. Argon. एटॉमिक नंबर, Argon 18. नेक्स्ट Krypton. Krypton. एटॉमिक नंबर, 36. 38. करेक्ट 36। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, Xenon. एटॉमिक नंबर 56. 54, है ना? ओके, नेक्स्ट Radon. एटॉमिक नंबर, 86. नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, एटॉमिक नंबर 11। चलो शाबाश। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। चलिए, हमने लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, करेक्ट? यहाँ पे छोड़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, जो आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप? एक्टिविटी सीरीज लिख ली थी हाँ लिख ली, मैम। ठीक है। हाँ जी, यस मैम, वो लिख लिया। एक्टिविटी सीरीज लिखने का। क्या? फिर से बोलो, सुना नहीं क्या? मेरी एक्टिविटी सीरीज को बाकी थी लिखने की। अच्छा आप लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। चलिए, आप लिखते रहिए, तब तक मैं कुछ बोलती हूँ, आप लिखते रहिए। मैम वो हाँ, उसके पीछे के नोट्स कब डालेंगे मैम सर ग्रुप पे? अरे हाँ, वो अभी केमिकल रिएक्शन के। अभी भेज दूंगी बेटा, क्लास खत्म होते सारी भेज दूंगी, ठीक है? मैं भूल गई थी, हाँ मैम। ठीक, अभी भेज दूंगी जस्ट, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करें। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सबको पता है, डिस्प्लेस का मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, तो किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके आप ये रिएक्शन दिखाते हैं। बेटा इसकी खास बात है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, ये काइंड ऑफ मतलब हर नहीं, काइंड ऑफ मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती है। ये सारी नहीं, पर कुछ मतलब 99% ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं। तो आप ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बेस पे करते हो? आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे करते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज आई कहाँ से थी? ये बेटा एक्सपेरिमेंट कर करके हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज निकाली थी, ठीक है? इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वहां से ये सीरीज निकाली है। जैसे कि इसमें से एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, हम दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यूट्यूब से ही दिखा रही हूँ बेटा जी, वहीं का है, मैंने नहीं बनाए, ठीक है? मैंने इजाद नहीं किए हैं, यूट्यूब के हैं एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनको देखिए, ध्यान से देखिए, और जब मैं आपसे पूछूंगी आपको दो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद क्या कंक्लूजन मिला, तो अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा जी? निकाल लो वो एक्सपेरिमेंट, लिख लिया है सबने? यस मैम। ओके, अपना ये बेटा आवाज आ रही है? एक बार मुझे ये बता देना, मेरी आ रही है या इनकी आ यस रही है? मैम। आप दोनों की आ रही है। दोनों की आ रही है। ओके फाइन, मैं चुप करूंगी। अब यहाँ देखिए Students, in today's experiment, we will be looking at the displacement reaction of metals. The chemicals that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution, as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. We observe that as the reaction proceeds, the solution changes from blue to colorless. In addition, a reddish-brown solid also forms on the surface of the zinc metal. So what is the chemistry behind this? Let's take a look. This is a beaker of copper 2 sulfate. अब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए। फर्स्ट आपने देख लिया, अब आप सेकंड देखेंगे।
यही देख लीजिए। Side, light this bitch up. Side, light this bitch up. चलिए, आपने देखे दोनों एक्सपेरिमेंट। ये आपने देखा जब हमने क्या किया है, जब हमने कॉपर की एक वायर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला, तब आपने देखा क्या हुआ है। उससे पहले हमने किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने जिंक कॉपर सल्फेट में क्या डाला sulfate था, जिंक solution. डाला। करेक्ट। We observe that तो आप as the दोनों को देख पा रहे हो। अब आप बताइए, आपको पहले एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आया। कोई भी एक बच्चा बता दो। मैम मैम वो जिंक रिएक्टिव इज देन मोर एक रिएक्टिव सेकंड, देन एक सेकंड, चलो कॉपर एक सेकंड, एक सेकंड, हैंड रेज कर लेना, मैं पूछ लेती हूँ, सब मत बोलो, हैंड रेज कर लीजिए कि किनको समझ आएगा। अच्छा, बाकियों को पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ जी पार्थ, आप बता दीजिए। मैम जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एक्सपेरिमेंट, ओके, कंक्लूजन आपने ये निकाले, ठीक है। श्लोक आप बताइए। मैम हम्म, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो हम्म, जिंक के ऊपर सारा क्रिस्टल फॉर्म में आ गया और सॉल्यूशन हाँ, कलरलेस हो गया। ओके ठीक है। रिधिमा जी। Ma'am, the more reactive element displays the less reactive element. ओके युवान। मैम कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्या कर गया और ऑक्सीजन इवापोरेट हो गया। है, ये तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं देख लिया। चलिए ठीक है, गलत बोला बेटा, थोड़ा गलत बोल दिया, ऑक्सीजन नहीं इवेपोरेट। चलिए आप अब यहाँ देखिए दीदी क्या कह रही है, क्या हुआ है। reaction proceeds on the हाँ अच्छा, time आप रह this, गए, हाँ बोलो शिवा। let's take मैम जिंक जिंक की वो स्ट्रिप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गई। ओके ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मैम मैं ऑलमोस्ट सही बताऊं। कहा। चलो बता दो ऋषिकेश। मैम जो जिंक है वो कॉपर के साथ रिएक्ट होकर अलग कंपाउंड बनाया और वो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया मैम। ठीक है बेटा, कॉपर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप मैं लोगों ने। बताऊं? बता दीजिए, पर अब आप आखिरी होंगे जो बताएंगे, ठीक है बताइए। Zinc is more reactive than copper and it displays it from its ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है बेटा, बाकियों को मैंने ध्यान दे लिया, कौन कौन बच्चा है मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी आपसे, ठीक है। ओके, अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल वही हुआ है। जब आपने जिंक की स्ट्राइप डाली बीच में, स्ट्रिप कह लीजिए, स्ट्रिप डाली जब आपने बीच में, solution, तब आप देखेंगे as well as a कि ये strip जिंक of की zinc स्ट्रिप metal. धीरे धीरे डेटोरेट हो रही है, घुल रही है। आपने बिल्कुल कहा कुछ ना कुछ कॉपर इस पे डिपॉजिट हो रहा है, पर अगर मैं वैसे ही देखूं एक लेमैन की तरह, तो मुझे तो इतना समझ आ रहा है कि जिंक यहाँ पे एक अच्छी भली सॉलिड स्ट्रिप थी जो डिकम्पोज हो रही है, टुकड़े टुकड़े हो जा रही है, उसका रंग बदल रहा है, सिल्वर से वो ब्लैकिश की तरफ बढ़ रही है, रेडिश ब्लैकिश कह लीजिए आप, और वो क्या हो रही है, डिकम्पोज हो चुकी है, बिल्कुल ही टूट चुकी है। और धीरे मैम धीरे अगर बबल देखा जाए तो फॉर्म इसका हो रहा है। कलर भी क्या हो On the चुका है, surface चेंज हो of the चुका है। zinc. कुछ सिनेरियो ऐसा था, आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिल रहा है। ये हुआ जब आपने जिंक को डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कॉपर सल्फेट है बेटा जी, कॉपर सल्फेट होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। यस मैम। हाँ बोलो ऋषिकेश, बोलो आप। विच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी बेटा, फिर से बोलो। मैम द सॉल्यूशन विच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक। बोलो युवान। The solution which can conduct electricity. ओके रयान। मिस जो बॉन्ड मिस जो मतलब पॉजिटिव है वो कैथोड को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे। ठीक है, चल ठीक है, सब सही है। अच्छा तन्वी जी आप भी बोल दीजिए, बोलो बेटा।
मैम चार्ज्ड पार्टिकल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, गलत नहीं बोला है इसने, सही बोला है, इनकम्प्लीट बोला बस। बेटा इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालते ही आयंस में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालते ही आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, व्हेन यू ऐड दिस इनटू वाटर तो वो क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पर करवाने का कारण यही था कि ये किन में टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। जो मेटल होता है ना, मेटल की, थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, समझना ही है हमने तो मैम सब। एक डाउट था। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपसे डाउट लेती हूँ। बेटा मेटल की जो वायर होती है, मेटल की वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। जब आप सोल्यूशन की बात करते हो तब ट्रांसफरेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी की आयंस की वजह से। तो एक्चुअल में बात सही है, इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंडक्शन करवाते हैं, पर कारण क्या है? इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस which dissociate into ions in its aqueous form और molten form। molten और aqueous form में जो टूट जाए अपने आयंस में, उनको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर जी? मैम ठीक है। हाँ मैम वो जब मतलब हाँ दिखाया कि 1 घंटे बाद वो कैसा हुआ, तो उसके ऊपर बबल बबल जैसे बने थे, वो बबल किसके रहते मतलब? हाँ बेटा, उसी उस पे आते हैं, वापस उसी पे ही आएंगे, आते हैं उस बात पे। और बताइए, और कुछ किसी बच्चे ने पूछा था। हाँ जी बेटा, डाउट किसका था? मैम आपने बोला जो हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में घुलते ही, पानी में जाते ही अपने डिसोसिएट हो आयनिक जाता फॉर्म है। में आ हाँ जाते हैं। हाँ मैम जैसे अब CuSO4 के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट होता है वो? बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टल मैं यहाँ नहीं लिखती, लेकिन मुझे स्क्रीन चेंज करने दो। बेटा CuSO4 इज दिस। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है ना, कभी आराम से समझाऊंगी, ठीक है? मैं अभी के लिए हिंट दे रही हूँ। बेटा वाटर, ये .5H2 लिखते हो, थोड़ा सा समझा रही हूँ, अगर समझ आता है तो। मुझे लगता है पुराने बच्चों को पता है, खैर, पर कोई बात नहीं। बेटा ये कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है। कंपाउंड ये किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में, ठीक है? वैसे तो ये सफेद कलर का होता है कॉपर सल्फेट कंपाउंड। जब आप सॉलिड्स की बात करते हो ना बेटा, सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कोई स्पेस नहीं होती, जिनके एटम अच्छे से अरेंज्ड होते हैं, करेक्ट? और जो सॉलिड होते हैं वो हमें पता है 3 डायमेंशनल होते हैं, करेक्ट जी? बेटा जी ये मान लीजिए आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर घिरा हुआ है सल्फेट से, सल्फेट घिरा हुआ होता है कॉपर से। तो ये आपका कॉपर सल्फेट ऐसे ये कंपाउंड घिरे हुए होते हैं, ठीक है बेटा? और इनमें इस तरह की अरेंजमेंट की वजह से कुछ स्पेसेस आ जाती हैं। अगर आप देखोगे ना, यहाँ देखो, ये स्पेस है, ये स्पेस है, टाइनी स्पेसेस आ जाती हैं, ये टाइनी, ओके? इन स्पेसेस में पानी घुस जाता है, पानी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है बेटा। कॉपर सल्फेट का अगर आप बात करें ना, इसके क्रिस्टल की, उसमें बहुत स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस में ये वाटर घुस जाता है। तो एक लैटिस में, लैटिस मान लीजिए क्रिस्टल में, वैसे क्रिस्टल नहीं बोलना चाहिए, आप एक बार मान लीजिए लैटिस इज क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में कितने पानी के मॉलिक्यूल जा चुके हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि आपके यहाँ कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड, ये घुसा हुआ है फालतू में एक्स्ट्रा, इसी की वजह से कलर आता है बाय द वे। पर जब आप इसको, जब मैं इस कॉपर सल्फेट को, बेटा ना समझ में आए ना फिर से पूछ लेना, ठीक है? कोशिश करना आपको समझ आ जाए, ना आए तो फिर से पूछ लेना। जब आप इस कॉपर सल्फेट के इस कंपाउंड को जब आप पानी में डालते हैं, पानी इज H2O, तो बेटा ये कंपाउंड, ये जो ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग हो जाता है। कॉपर अलग, सल्फेट अलग, कॉपर अलग, सल्फेट अलग, ठीक है? सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग होने की, हो जाते हैं, और पानी भी निकल जाता है। अब पानी पानी में जाके कैसा बिहेवियर करेगा? पानी में जितना मर्जी पानी डालो, पानी का बिहेवियर तो सेम ही रहता है। तो आपको क्या मिलता है? कॉपर 2+ मिलता है, और सल्फेट, इन्हीं के आयंस मिलते हैं, पानी के आयंस नहीं मिलते। वैसे भी पानी इज अ कोवलेंट कंपाउंड, उसके आयंस नहीं होते। समझ आया? फिर से समझाऊं? मैं एक बार वापस समझाओ ना। हाँ, जोर से बोलो। एक बार वापस समझाओ। ओके ओके ओके, फिर से सुन लीजिए।
बेटा जो भी कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड, वो सॉलिड स्टेट में, ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होता है, वो सॉलिड स्टेट में कुछ इस तरह के अरेंजमेंट शो करता है, कुछ इस तरह की। ये मान लीजिए कॉपर है, तो उसके साथ जुड़ा होगा सल्फेट, फिर कॉपर, फिर आपको मिलेगा सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ऐसे करते हुए लंबे लंबे ये जुड़े हुए लाइंस होती हैं। मैं अभी प्रॉपर बना रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिस वही सर्कल मैम ये का अभी कॉपी बनाना है। करके बनाना। नहीं नहीं नहीं, बनाना कुछ नहीं है बेटा, सुनते रहो। एक बच्चा और बोल रहा था, फिर से बोलिए बेटा जी। कुछ नहीं। कुछ नहीं, रेहान ठीक है। रेहान आप लोग तो पढ़ चुके हो, मैं कह रही हूँ। ठीक बेटा, यही है, कॉपर को सल्फेट ने घेर रखा है, सल्फेट को कॉपर ने घेर रखा है, ऐसा ही होता है। ये इनको बोलते हैं बेटा यून इनको बोलते हैं लंबे लंबे क्रिस्टल, लैटिस बोलते हैं वैसे। लैटिस अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ साथ हो, उनको लैटिस बोला जाता है। यहाँ पे तो बेटा मैं टू, क्योंकि मेरा शीट है तो मैं 2 डायमेंशनल दिखा पा रही हूँ आपको, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसके ऊपर भी एक ऐसे ही बॉल होगी, बॉल्स मान लीजिए, बॉल्स को आपने फिक्स कर दिया पास 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 पास, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेटा आप देख पा रहे हैं 2 डायमेंशनल में भी आपको ये स्पेस दिख रही है, ये वाली स्पेस जिसको मैं कलर कर रही हूँ, यहाँ पे भी आपको ऐसी स्पेस मिलेगी। तो बेटा ये स्पेसेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स कई बार स्लिप हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इन स्पेसेस में घुस जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो तभी आप उसको कंपाउंड का हिस्सा नहीं बनाते हैं, आप उसको किस तरह लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट का जो लैटिस होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के स्लिप हो गए हैं, 5। कितने स्लिप हो गए हैं बेटा जी, 5। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो अब आप तभी बेटा जी जब आप इसको हीट करोगे ना, कॉपर सल्फेट को, जब हम हीट करते हैं कॉपर सल्फेट को, तो सबसे पहले पानी उठता है, क्यों, बिकॉज वो बॉन्डेड थोड़ी है, वो तो स्लिप हुआ है, जो उसका लैटिस था उसमें क्या हो गया, स्लिप हो जाता है। और जब आप इसको पूरे ये स्ट्रक्चर को जब आप पानी में डालेंगे, जब ये आप इसको पूरे को पानी में डालोगे, तो बेटा ये लैटिस टूट जाता है। उसको इनफैक्ट लैटिस जब ये टूटता है ना, तो एनर्जी निकालता है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। खैर, तो ये अलग अलग हो जाएगा, कॉपर अलग सल्फेट अलग, कॉपर अलग सल्फेट अलग, ऐसे सारा कुछ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो आपको पानी में सिर्फ कॉपर और सल्फेट मिलेगा, ठीक है। जिसका भी डाउट हो। मैम हाँ जी बोलिए। हम CuSO4 का कितना अमाउंट लेने पर 5H2O मॉलिक्यूल्स देते हैं? बेटा एक लैटिस होता है, लैटिस में आते हैं कम से कम 100 से 200 कॉपर सल्फेट कम मॉलिक्यूल। खैर पर वो फिक्स नहीं है, लैटिस टू लैटिस वेरी करता है। ये थोड़ी बड़ी बातें होंगी बेटा, इनमें मत पढ़ो अभी आप, पर हाँ ये वेरी करता है बेटा। मैम हर एक लैटिस का अलग नाम रहता। हाँ जी, हर एक लैटिस की टाइप भी लग रहती है, कुछ तो क्यूब की फॉर्म में बनते हैं, कुछ हेक्सागन की फॉर्म में बनते हैं, हर किसी की अपनी खासियत होती है। छोड़ो बेटा, आपके लेवल की बातें नहीं है, ये मास्टर्स लेवल की बातें हैं, इतना गहराई में नहीं जाना। चलिए वापस आ जाए, चलिए मैं वापस उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम बात कर रहे थे इसकी, है ना जी। बेटा जी आपने कॉपर सल्फेट था डाला, ये कॉपर और सल्फेट की फॉर्म में टूट गया। अभी आप यहाँ देखिए हो क्या रहा है। Let us take a closer look at the reaction. The piece of zinc metal is made up of many zinc atoms. अब यहाँ पे ये भाई साहब, सॉरी दीदी साहब क्या कह रहे हैं कि जिंक जो है आपका, जो साइड थी वो सॉलिड होती है बेटा, इतना ये दिमाग में रखना है। सॉलिड लिक्विड गैस कैसा होता है, सॉलिड है तो सारे मॉलिक्यूल पास पास होंगे। अगर देखोगे ध्यान से तो जिंक में भी देखो, यहाँ पे भी स्पेसेस दिख रही हैं। जब भी कोई सॉलिड होता है उनमें स्पेसेस होती हैं, हमेशा होती हैं।
ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जिंक की स्ट्रिप में भी क्या है, काफी सारी स्पेसेस हैं, तो और जिंक सॉलिड फॉर्म में ऐसे बना हुआ है। अब क्या होता है बेटा जी, कुछ समय तक इनमें which क्या are packed होता है, regularly in देखिए layers. If we take a look at the tendency to form positive the zinc ion, copper, on the other hand, is a less reactive metal. The ionic equation as shown. Over time, as the reaction proceeds, we can say that the more reactive zinc metal has displaced copper, the less reactive metal from its salt solution. अब आप क्या देख पा रहे हैं, अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो बेटा जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। उल्टा नहीं बोलना, कॉपर ने जिंक को कर दिया। जिंक खुद किस फॉर्म में चला गया, आयनिक में, और कॉपर को क्या करते हैं, डिस्प्लेस। तभी आपका ये स्ट्रिप क्या होने लग जाती है, रेडिश ब्राउन होने लग जाते हैं। जो बच्चा बोल रहा था बबल किसके हैं बेटा, वो एयर के बबल्स हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो कॉपर, ये मेटल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिकम्पोज होने लग जाएगा, क्योंकि जिंक क्या हो चुका है, इसमें से बाहर निकल रहा है। कॉपर डिपॉजिट तो हो रहा है पर वो सॉलिड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो पॉइंट पॉइंट की फॉर्म में आएगा। तो मैम मैं पूछ रहा था कि वो कौन सी, मतलब कौन सी गैस होती है? एयर, एयर में कौन सी गैस होती है, नहीं, वो जो बबल्स है वो एयर वो की वो वजह से कौन आते हैं। और आप बताओ एयर में क्या होता है, N2 और O2, वो एयर की वजह से आ रहे हैं बेटा। जब ये टूट रहा होता है ना, डिकम्पोज होता है कंपाउंड, तो कुछ ना कुछ एयर इसी वाटर मॉलिक्यूल में, इनके टूटने पाउडर फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, वो एयर है। ओके ओके, पक्का समझ आया ना बेटा, हमेशा यस याद मैम। रखना, सोल्यूशन में हमेशा एयर थोड़ी बहुत डिसॉल्व होती है। ठीक है, आगे कभी पढ़ेंगे, पर हाँ होती है, डिसॉल्व होती है। ठीक है जी। अभी उल्टा करते हैं बेटा जी। अब आपने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया, ये आप देख पा रहे हो, और इसमें कौन सी स्ट्रिप डाली, Metal. कॉपर की। देखिए क्या हो What रहा do है, you think will happen if we were to place this? Why is this so? तो आपने अब देखो, आपने अगेन देखा, सेम ही टाइम आपने इस एक्सपेरिमेंट को दिया। इसमें आपने क्या किया, जिंक सल्फेट में क्या डाला, कॉपर डाला, तो कुछ ना हुआ, सेम का सेम ही रहा। तो बेटा ऐसे ही जैसे आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही हमने लाखों एक्सपेरिमेंट किए, करोड़ों एक्सपेरिमेंट किए, और ये जाना कि हर बार जरूरी नहीं है कि हर मेटल एक दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ये एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपने ऑर्डर क्या देखा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये एक ऑर्डर है, करेक्ट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये एक ऑर्डर है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब आपने देखा था ना बेटा, अगर आपको ध्यान में हो, दूसरा आपने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा था। कॉपर सल्फेट में आपने जब क्या डाला, सिल्वर डाला, राइट। कॉपर सल्फेट में आपने सिल्वर डाला, देखो कुछ और है, ध्यान से देखिए। तो अगेन आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, शायद गलत एक्सपेरिमेंट, खैर। अब आप देखोगे कॉपर और सिल्वर में, जब आप देखोगे तो कॉपर डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर को। तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारी सीरीज निकाली, और इसको नाम क्या दे दिया, रिएक्टिविटी सीरीज बता। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास आ तो गई, पर इस रिएक्टिविटी सीरीज के पोस्ट का हमारे पास कोई मैथमेटिकल डाटा नहीं था। तो बेटा जी इस सीरीज को हमने कंपैरिजन के बेस पे तैयार किया है, पर इसको वैलिडिटी देने के लिए हमने इसको मैथमेटिकली डाटा देना शुरू किया। उस मैथमेटिकल डाटा के लिए बेटा जी आपने क्या किया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, और इस स्टैंडर्ड की वैल्यू कर दी 0, स्टैंडर्ड की वैल्यू कर दी 0। और आपने फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करवाए, हाइड्रोजन का लेड के साथ करवाया, और चेक किया इस समय अगर लेड और हाइड्रोजन को अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो कितनी बिजली आती है आपके पास। उस बिजली को हम लिखते हैं ईएमएफ की फॉर्म में।
आपने लेड और हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट किया और क्या निकाला, ईएमएफ। ऐसे ही आपने फिर क्या किया, टिन और हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट किया, फिर से क्या निकाला, ईएमएफ। ऐसे करते करते आपने क्या निकाल ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज किस बेस पे आती है, ये सीरीज जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड यूज कर रही हूँ तो बेटा ये सीरीज किसके बेस पे आई है, ये सीरीज बेस पे आई है हाइड्रोजन के साथ ईएमएफ निकालने के बेस पे। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, पर हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए हमने क्या निकाला है बेटा जी, ईएमएफ। तो हमने जब मेटल के साथ ईएमएफ निकाला तो हमने कोशिश की मेटल के साथ साथ हम किसका, नॉन मेटल के साथ भी निकालें। तो ये इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इनमें आपने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी तो हमने जब नॉन मेटल्स के साथ निकाला तो हमारे पास कुछ सीरीज इस तरह से आई। इतना समझे आप, मैं रिपीट कर दूं? हाँ मैम। ओके, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। आपने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये सीबीएसई से लिया बेटा मैंने डायग्राम, ठीक है, सीबीएसई की बुक से, क्लास 10 की। एक सेकंड, बारहवीं टेबल। डैडी, बेटा जी 1 मिनट दीजिए मुझे, सॉरी। एक मिनट। मैम ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी हमने वीडियो में देखा था ना। बेटा ये नहीं था, इसके जैसा था, इसमें आयरन की नेल है, उसमें हमने वो लगाई थी, जिंक लगाई थी, पर हाँ सेम ही होगा। मैम वो नीचे लिखा था आयरन एंड कॉपर सल्फेट। अच्छा ठीक है, जो अभी देखा था, ठीक है बेटा जी, फिर वो आयरन वाला होगा, सही कह रहे हैं आप। ठीक है बेटा जी, चलिए खैर हमारा, है हाँ जी। अरे लिखना कुछ नहीं है भाई, अभी सुनो, सिर्फ सुनो, ठीक है, जब लिखना होगा मैं बता दूंगी बेटा, ठीक। ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें आपने आयरन की नेल डाली, आपको आप बाद में देखोगे आयरन की नेल, आपने अभी एक्सपेरिमेंट देखा, एक बच्चे ने अभी पॉइंट आउट किया, तो आप देखोगे आयरन की नेल क्या होगी, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की हो गई थी, जाने कि इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया था, कॉपर डिपॉजिट हो गया था, ये बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, खुर गई थी, डिकम्पोज हो गई थी, डेटोरेट हो गई थी, ठीक। और कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए, और हमारे पास क्या आ गई, कंपैरिजन सीरीज आ गई, ये एक सीरीज आ गई। अब ये सीरीज, कंपैरिजन सीरीज तो हमने बना दी, पर हमारे पास इसके लिए कोई मैथमेटिकल डाटा नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ कराने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए अपनी तरफ से इसकी वैल्यू 0 दे दी। करते हैं बेटा केमिस्ट्री में हम ना, कुछ चीजों को, कंपैरिजन को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इनको अपनी तरफ से डाटा दे देते हैं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को दे दी 0 वैल्यू, दे दी, और हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करवाने शुरू किए। हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्योंकि ये एक रिएक्शन हो रही है बेटा जी, इसमें अगर आपने पहली वाली सबसे वीडियो देखी होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आपने देखे होंगे एक्सचेंज हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होना मतलब बिजली प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते ही हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हर किसी के रिएक्शन ये बनाने से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी से लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, आपको ये याद करनी है, ठीक है। आपने अभी हाफ की होगी, पर क्योंकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं तो हाफ नहीं करनी, पूरी करनी है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो, निमोनिक आती है आप सबको इसकी, कि ऐसे ही याद है बेटा, एम आई ऑडिबल बेटा जी? यस मैम। ओके थैंक यू। ओके, कितनों को निमोनिक पता है? अगर पता है तो वही निमोनिक याद रखो, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं अपने वाली दे देती हूँ, वो वाली। हाँ मैम हमारे बता दूँ। हमारे इसमें क्या बोलते, दूसरा मतलब हाँ हाँ मैम, एलिमेंट्स दूसरी रिएक्टिविटी सीरीज के लिए निमोनिक हमारे में।
दूसरी कौन सी है भाई? वो दूसरी मैम बोल दो इसमें क्या है? मैम वो पोटेशियम सबसे पोटेशियम वाली, पहले, फिर हाँ बाद सबसे में पहले। सोडियम है, फिर हाँ बाद में। ओके, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं, पर मैंने तुम्हें पढ़ाना तो ये चैप्टर है ही है। और क्या किया जाए, आप अपनी याद करो, ठीक है? अभी के लिए आप अपनी याद करो, पेपर में गलत मत कराना। आप अपनी ही याद कीजिए, क्योंकि 10th तक वही दी मिस गई आप है, भी ठीक बता है? देना ये मिस 11th की, आपकी बता दो ना। मैम पर मैं उसमें और अपनी इसमें बता थोड़ा थोड़ा देती हूँ। सेम ही होगा ना? हाँ सिर्फ यही चेंज है बेटा, ये वाले चेंज है, इतना ही चेंज है, मैम वो ठीक है? मैं मर्क्यूरी अपनी वाला याद भी वाली बता चेंज है, देती हूँ। मर्क्यूरी नीचे। मैम मरकरी मैग्नीशियम नीचे, ऊपर है और मर्क्यूरी नीचे। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये मेरे से गड़बड़ हुआ है। काट दो बेटा, मरकरी नहीं होता, मरकरी नीचे ही होता है बेटा। पता नहीं मैंने गलती से कैसे लिख दिया, मरकरी नहीं है बेटा, काट दो, मरकरी नीचे ही आता है, ठीक है? अच्छा अभी मैं अपने वाला लिख देती हूँ, पर ना ये अगर आपको आए क्वेश्चन तो आप अपनी वाली के बेस पे ही करना बेटा, ये हायर क्लासेस में होती हैं। हमने वैसे तैयार तो हायर क्लासेस के लिए ही करना है आपको, पर आप अभी के लिए 10th तक अपने वाला ही चलाओ, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में भी वही दी गई है, सीबीएसई वालों ने भी वही दी हुई है। 10th तक, 11th में ये बदल देते हैं सीबीएसई वाले, ठीक है? तो आप लिख लीजिए, है ना? मैम फिर वो मर्क्यूरी कहाँ पे आता है? मरकरी नीचे ही आता है बेटा जी, ये आपका मरकरी आता है I2AG, ये इसके साथ 2 मिनट यहाँ आता होगा, एजी के ऊपर, एजी के ऊपर, एजी के नीचे, एजी के नीचे आता है बेटा जी, एजी के नीचे आता है, ब्रोमीन के ऊपर आता है, दो होते हैं वैसे। ये वाला आप यहाँ कर लीजिए, ठीक है? अभी के लिए यहाँ कर लो, बाद में समझाऊंगी, दो आते हैं, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है, फर्क क्या है बाद में कभी करेंगे बेटा जी। मैम ऐसे अलग अलग क्यों होता है? सुन लो, चलो कोई बात नहीं। बेटा क्या होता है, मरकुरी होता है ना जो, वो दो तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक नहीं है? मैम वो नहीं, मतलब हाँ रिएक्टिविटी सीरीज 10th में अलग और 11th में अलग क्यों होती है? बेटा, क्योंकि 10th में सिर्फ रिएक्टिविटी के बेस पे होता है, 11th में आप इसको एक्चुअल डाटा दे देते हो। तो जब एक्चुअल डाटा के बेस पे हम लिखते हैं ना बेटा, ये वाला जो डाटा इसका होती है वैल्यू -3.05, ठीक है पुत्र? और जो नीचे वाली फ्लोरीन होती है, इसकी वैल्यू होती थी अराउंड, फ्लोरीन फ्लोरीन की वैल्यू होती थी अराउंड, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा ढंग से, पर इसकी प्लस में होती है 1.1 के आसपास, इतने के आसपास। तो जब यहाँ पे जो हम डाटा लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लिखते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लिखते हो वो सिर्फ आप फैक्ट्स के बेस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस पे लिखते हो, इसलिए। थोड़ी सेंस बनी मेरी बातों की? नहीं बनी तो मैं फिर से बोल देती हूँ। मैं भी बेटा जी, आपको आज की क्लास थोड़ी अटपटी भी लग रही होगी, ठीक है? दिमाग खराब नहीं करना है बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ शायद इसलिए अटपटी लग रही है, दिमाग खराब नहीं करना है। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है बेटा जी, वो आपने एक्सपेरिमेंट कर करके सारे को कंपेयर करके लिखी है, वो रिएक्टिविटी सीरीज है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं, ठीक है, तब हम जो ये डाटा लिखते हैं, ये हम बिजली, कितनी वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है उस बेस पे लिखते हैं, ठीक है? तो और उसका एक वैल्यूज आती हैं आपके, इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है? ईएमएफ बेस पे लिखते हैं, तो ये सारी ईएमएफ बेस पे हैं, इसलिए चेंज हो जाता है। ये करेक्ट है बेटा जी, स्टैंडर्डाइज यही है आपका, जो 11th क्लास का वो सही है। 10th में थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो जाती है बेटा, कोई बात नहीं, माफ करो मुझे। मैम फिर हमने कौन सी ध्यान में रखा? आपने अपने वाली ही रखनी है बेटा जी, आपने जो याद किया है वही रखनी है, क्योंकि अभी के लिए जितनी भी आप छोटी छोटी क्लासेस में हो, 8th 9th 10th तक, आपको इसी बेस पे चेक की जाएगी, आपकी टेक्स्ट बुक के बेस पे चेक करी जाएगी। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे, ठीक है, तब ये वाली करनी है 11th में, ठीक है? सच ये है बेटा जी, सच ये है, पर वो टेक्स्ट बुक का सच है, ठीक है? हाँ बोलो।
कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? माइक ऑन किया है अगर। बताओ फ्रेंड बताओ। ये मैंने स्कूल पहले बोरा के लिए बनाया था बेटा जी 1+13 आर 1A80 जो भी हो बेटा। माइक ऑफ करो बच्चे। थैंक यू। चलिए बेटा जी वापस आ जाते हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आपको आपके वाली लिखवा देती हूँ 10th क्लास वाली, आप वही लिख लीजिए, उसी को याद कर लेना। पर तुमने ओके 10th क्लास की हमने एनसीईआरटी वाली लिखी है ना। चलो बेटा जी आप वो लिख लीजिए। लिथियम के बाद क्या लिखते हो आप 10th क्लास में बेटा? मिस पहला पोटेशियम है। मैम उसकी आपने स्टार्टिंग लिथियम में आती है। पोटेशियम अच्छा लिथियम है ही नहीं। चलो सोडियम पोटाशियम सोडियम सोडियम कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 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 बस सेम ही तो है फिर। जिंक 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 आयरन आयरन मैम वो क्रोमियम आयरन लेड हाँ हाइड्रोजन ठीक है पुत्र फिर वही कर लो। हाइड्रोजन कॉपर कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। ठीक है बेटा जी आपको जो आती है वो कर लीजिए। अगर आपने ये भी लिख लिया ये भी गलत नहीं है। इसकी निमोनिक लिख लो अभी के लिए, ठीक है? निमोनिक बहुत बकवास है पर लिख लो, जितनी बकवास निमोनिक होती है उतना ज्यादा याद रहता है। एक केदारनाथ जी थे, उन्हीं के नाम पे लिटिल केदार भाई का भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा करारे फीके निमिक से पकाता है। पकाता है ये आप लिख लीजिए एक बार के लिए, नोट्स में डाल लो, ठीक है? बाकी बाद में देखते हैं इतना नोट्स में डालोगे। मैम वो जरा नीचे क्या है? मूशी के बाद में क्या है? मुंशी के बाद में जरा आलू जरा जरा करारे, करारा होता है ना, करारे तीखा, फिर नमक से पकाता है, इतना लिख लीजिए पहले। मैम वो जिंक के नीचे क्या लिख के नीचे करारे बेटा, करारे CRARE मतलब करारे होता है तीखे को क्या बोलते हैं, करारे पी के नमक, नमक को मैंने निमिक लिखा है क्योंकि निकल लिखना था मुझे। निमिक से पकाता है, पकाता है, कितना लिख लिया होगा आपने? मैम लिख एक लिया ही होगा बेटा? मिनट। ओके मैम आपने हाँ जी क्रोमियम के नीचे क्या लिखा है? आयरन बेटा फी के और उसके नीचे आयरन Fe होता है, निकल निकल नीमक क्या वो? 20
निमिक नहीं, नमक को निमिक लिख दिया बेटा, वो ऊपर भी नमक था ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए निमिक बोल दिया। नमक ही है, ठीक है। हो गया मैम। हो गया, ठीक। बेटा यस ये मैम। एक बार याद कर लो, लिटिल केदार बाई का नमकरा मुझे आलू जरा करारे पी के नमक से खाता है, ठीक है। उसके नीचे अब देखो, के नीचे का ध्यान दे, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं आपकी आवाज टूट गई। हाइड्रोजन के नीचे अभी अभी मैम कट कट के अब मैम थोड़ी ब्रेक हो रही ब्रेक हो कट रही है। करें। ओके 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 ओके। इसका ट्राई। बेटा अब देखो आ रही है, नहीं तो मैं रूम चेंज कर लेती हूँ। हाँ मैम हाँ अब आ रही। आ रही थी। आ आ रही रही है है, ठीक है बेटा जी, आ बता रही दीजिए है। कीजिए ऐसे। हम वापस मैम ब्रेक हो रही है। वापस कटने मैम लग गई। वापस मैम ठीक है ब्रेक बेटा जी, मैम आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख। हाँ ब्रेक हो गई, रुकिए। मैम अभी हाँ तो भी वो तो मैंने ब्रेक अभी हो स्टॉप कर दी थी ना बेटा। अभी दिख रहे हैं मैम। ओके जी, मैं अभी रूम दिख चेंज रही है कर मैम रही ठीक से। हूँ। अब देखो आ रही है, अभी मैं राउटर वाले रूम में ही आ चुकी हाँ मैम अभी आ आ रही है। रही यस है। मैम। हाँ अभी मैम आ अभी रही है मैम। यस मैम अभी आ रही हूँ। ओके बेटा जी, मैं स्क्रीन पे आ जाती हूँ। चलिए जी, ओके। हम क्या लिख रहे थे, हाँ ये लिख रहे थे, हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या आ रहे थे, कॉपर आ रहा था, हाँ, और कॉपर, क्या आ रहा था, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड गोल्ड। वेरी गुड। कॉपर, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है। मरकरी लेना है ले लो, छोड़ना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मरकरी से। मैम कॉपर के बाद बेटा जी मैं एक मिनट बता रही हूँ, आप पहले ऐसे याद करो, कॉपर सिल्वर प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, ये याद करो, कॉपर सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। कॉपर सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड, इतना कर लो, इतना यस लिख मैम। लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, नोबल गैसेस आपको वो ग्रुप 17 कुमार बोले, बेटा आपको ना एक पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा ध्यान में हो, तो पीरियोडिक टेबल में ना 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 ऐसे करके, 3 से लेके 12, यहाँ 13, 18। 18वां होता है नोबल गैस का, ठीक है। 17वां, 18 होता है नोबल गैसेस का। 17 जो होता है वो होता है हेलोजेंस का, वो होता है हेलोजेंस का, ठीक है। उसमें आपको पता हो तो पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता फ्लोरीन है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन उल्टा लिखना शुरू कर दो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, ये नीचे का है, ठीक है। नीचे कितने हैं, 8, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। बेटा मेरी एक सलाह मानोगे, तो ना इसको याद कर लो सीरीज को, क्योंकि ना मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाना है, तो मैं तुम्हें ना कुछ सिखाना चाहती हूँ, अभी नहीं सिखाऊंगी, आज से 3 महीने बाद सिखाऊंगी। 3 महीने तक इतना याद कर लो, इस बेस पे हम काफी चीजें सीखेंगे, हम बैटरी बनाना सीखेंगे बेटा, बैटरी कैसे बनती है, तो वो इसे सीखे बिना आएगी नहीं, तो प्लीज आप इसको भी याद कर लो, स्कूल वाली को याद रखो, थोड़ा बहुत ही चेंज है, आप इसको भी याद कर लो, ठीक है। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, अभी आपने इतना लिख लिया होगा, करेक्ट। यस मैम। यस मैम ठीक है बेटा जी, अगर इतना लिख लिया तो हम आज का लेक्चर फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, हमारा ज्यादा रहता नहीं था, कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो यस अभी मैम। के लिए फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। हम लिख रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिनमें आप क्या करते हैं, एक कंपाउंड, हम नहीं कुछ करते, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, दैट दोज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट जी। डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज करता है,
जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस जैसे कर अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट और जिंक में, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर डिस्प्लेस कर देगा। सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो खुद एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और उसको क्या कर देगा, सॉलिड कर देगा। यही कारण है कि आप जिंक को कभी भी कॉपर के कंटेनर में, सॉरी, कॉपर सल्फेट को कभी भी जिंक के कंटेनर में नहीं डाल सकते। क्योंकि क्या होगा, अगर आप जिंक का कंटेनर लेंगे, मान लीजिए आपका जिंक का बर्तन है और उस बर्तन में आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, क्या क्या बेटा, फिर से बोलिए। मैम तो उसपे कॉपर के डिपॉजिट्स आ जाएंगे। डेपोजिट को मारो गोली बेटा, इस जिंक क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा था ना, जिंक क्या हो गया था, छन्नी डिस्प्लेस। छन्नी हो गया था। हाँ, इसमें होल हो जाएंगे, बर्तन ही नहीं मिलेगा आपको, जिंक पूरा गायब। ठीक है, तो इसलिए नहीं कर सकते, जिंक पूरा, कॉपर तो पूरा लीक हो जाएगा बेटा यहाँ से सारा सोल्यूशन, है ना, तो इसलिए। ठीक, यही कारण है आप जिंक को, H2SO4 को जिंक के कंटेनर में अगेन नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है। करेक्ट जी। आप पर H2SO4 को कॉपर के कंटेनर में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि कॉपर H2SO4 को डिस्प्लेस नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आपको बर्तन में क्या मिल जाएगा, कॉपर में क्या मिल जाएगा, कॉपर के बर्तन में क्या मिल जाएगा, H2SO4। यहाँ पे कॉपर में क्या मिल जाएगा आपको, H2SO4 एज इट इज मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बेटा जी? नो मैम। नहीं ना, नहीं ठीक। मैम। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, ओके बेटा जी। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें बेटा दोनों ही एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्टेरिलाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। NaCl, नहीं NaCl नहीं, NaOH ले लीजिए प्लस HCl ले लीजिए, आपको मिल जाएगा NaCl प्लस H2SO4। करेक्ट जी। बेटा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होती है। इसमें आपने ये जो रिएक्शन लिखी है, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। हमको SO4 थोड़ी मिलेगा। NaCl plus मैम वो H2O SO4 मिलेगा कहाँ से ना। आया? अब बेटा कहीं से नहीं आया, मेरा ना थोड़ा ध्यान भटक गया था, वहीं से आया, कहीं से नहीं आया। एक्चुअली मेरे को अभी हो रहा है कि फटाफट से खत्म करूं, इसलिए थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। H2O आएगा, सॉरी। H2SO4 जरूर रिएक्ट कर सकते हैं NaOH से, और आपको क्या बन सकते हैं, Na2SO4 प्लस H2O। ओके, इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी आ जाती हैं बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस लाइक AgCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बना देगा आपका, NaNO3 प्लस AgCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आती हैं आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर एसिड बेस रिएक्शंस। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती। मैम इसमें कौन सी पीपीटी फॉर्म होती है? ये AgCl के बेटा व्हाइट कलर के पीपीटी आते हैं, ओके। और इस व्हाइट कलर के पीपीटी को अगर आप सूर्य की रोशनी में रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिल्वर वापस से आ जाएगी। सूर्य की रोशनी आपको बताया था कल किससे शो करते हैं, HU से शो यस। करते हैं। ठीक है बेटा जी, फोटोकेमिकल। राइट, फोटोकेमिकल। चलिए, एक मेरे को न्यूट्रलाइजेशन बता दिया आपको। ओके, कुछ मेरे को बताना था। अच्छा हाँ, एक और बात, मैं ऐसी एक्स्ट्रा मेरे को मन कर रहा है, चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है हमारा। ठीक है, जो आपके 10th तक के सिलेबस का था वो फिनिश होता है। मेरे को वैसे ही मन कर रहा है बताने का, इसलिए बता रही हूँ बेटा। ये होता है NaOH, होता है स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही खतरनाक वाला बेस। हाथ लगाते हो जल जाता है हाथ, खुजली होने लगती है, बहुत गंदी वाली ईचिंग होती है ना, ठीक नहीं होती। सोपिन टच होता है बेस, आपको पता ही है, सोपिन टच होते हैं। ये होता है HCl, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है ना। हमारे पेट में कौन सा मिलता है, HCl मिलता है। HCl। करेक्ट जी। स्टमक में। जब ये हम्म हाँ, स्टमक में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तभी इसका नाम क्या आया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, पर ये मिसनोमर है। मतलब न्यूट्रलाइज तो करते हैं एक दूसरे को, पर जरूरी नहीं होता कि हमेशा करें। हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट
आना जरूरी नहीं होता। क्या कारण है बताऊंगी जरूर, पर अभी के लिए इतना याद कर लो, हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट आना जरूरी नहीं होता। 10th वाले बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैम अगर वो NaOH HCl से ज्यादा एसिडिक होगा मतलब? NaOH HCl से कैसे ज्यादा एसिडिक होगा भाई? NaOH इज अ बेस। मैम नहीं जब मैम, अगर हम एक हाँ बेस अगर वो ज्यादा बेसिक होगा मतलब, तो हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटा, मैं समझ गई थी आपकी बात को। सही कह रहे हो आप। अगर आप वीक एसिड ले लेते हो, वीक एसिड, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ये विनेगर है बेटा जी, विनेगर आपका है ना, एसिडिक होता है पर कम होता है, तभी तो आप इसको पी भी लेते हैं, सैलेड में डाल के पी लेते हैं ना कुछ लोग, तो कम एसिडिक होता है। अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे, वीक है, ये वीक है, और डाला क्या, स्ट्रॉन्ग, तो क्या ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग तो अपना दबदबा दिखाएगा, वो कहेगा भाड़ में जा वीक, तेरा क्या काम मेरे साथ। तो इस केस में आपको हमेशा Acidic salt. न्यूट्रलाइज सॉल्ट नहीं मिलेगा, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। करेक्ट कह रहे हैं आप, इट्स अ बेसिक सॉल्ट। तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं मिलते आपको। 3 तरह के सॉल्ट मिलते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं। 4 तरह के सॉल्ट बेटा मिलते हैं, 4 तरह के सॉल्ट मिलते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक बेसिक, एसिडिक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक बेसिक सॉल्ट, लिटिल बिट बेसिक एसिडिक। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहना सही नहीं होगा, लिटिल बिट एसिडिक बेसिक सॉल्ट, लिटिल बिट एसिडिक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इस तरह के तो 4 तरह के आपको सॉल्ट मिलते हैं। इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे पर अभी नहीं, आज के लिए इतना ही बेटा जी। आज को हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट किया है। हमारे पास 4 तरह की रिएक्शंस थी, 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। कॉम्बिनेशन वो है जो कंबाइन करके बनती है, डिकम्पोज में कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, और रिडॉक्स में एक चीज रिड्यूस हो रही होती है और एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, वो होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल कितनी रिएक्शन है हमारे पास? 4, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट कितनी डिस्कस कर ली हैं? 3। कौन सी बची है हमारी चौथी, रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें बस इतना ही याद रखना, रिडॉक्स 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, रिड्यूस प्लस ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस प्लस ऑक्सीडाइज क्या होता है आपका? रिडॉक्स होता रेडॉक्स। है। ठीक है, रिडॉक्स मैं पढ़ाऊंगी आपको जरूर, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको पूरे अच्छे हफ्ता 1.5 हफ्ता लगाएंगे इसको ही समझने में, और थोड़ा हटके तरीके से पढ़ाऊंगी, कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उनको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स। एग्जाम्पल आप सबको रटी चुकी होगी, रस्ट, है ना, रस्ट ऑफ आयरन। यस, यस मैम। चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा जी। अगर बाय किसी, मैम। हाँ बाय बेटा जी, अगर किसी को कोई मैम, डाउट है प्लीज रुक जाइए। हाँ जी, मैम वो नोट्स आ जाएगा इतना? हाँ वो मैं अभी भेज रही हूँ बेटा जी, साफ करके अच्छे से फिर भेज रही हूँ आपको। हाँ मैम ओके। हाँ, बाय मैम मैम। एसिड बेस सॉल्ट कब चालू होगा मैम? एसिड बेस सॉल्ट, चैप्टर 1 ऑफ CBSE। हाँ एक सेकंड सोच के बताती हूँ, अभी हमने ये किया, कर सकते हैं, कल शुरू कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तुम्हारा क्या पेपर आ रहा है, टेस्ट है बेटा? हाँ मैम, कब है? हमारा शायद 7 तारीख को है, हाँ 7 तारीख को। 7 तारीख को है, ओके। ठीक है, पहले एसिड बेस वाला चैप्टर शुरू कर लेंगे, वैसे तो मुझे पीरियोडिक टेबल पढ़ाना था, पर कोई चक्कर नहीं है, वो शुरू कर लेंगे बेटा जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। ओके बेटा, किसी और को कोई और डाउट? नो मैम। ओके बेटा जी, चलिए बाय फिर, मैम। बाय बेटा जी, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, मेरे को बाय इतना बाय मैम। करने, मैम। थैंक यू सो मच, बाय बेटा जी, बाय मैम। बाय बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।